बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, I hope you will be fine. Today we are going to discuss some examples of linear and time invariant systems. In the last lecture we discussed that linearity and time invariance are two important properties, and in fact we have to consider these two systems which are linear and time invariant, because many techniques which we are going to discuss later in the course apply to these systems which are linear and time invariant. So today we will talk about these systems, and as you may know from previous lectures that any system is defined with the help of an input-output equation. So a system is something which has some output, which generates some output for any given input xt or xn. So the equation of a system is, it is a relationship between the input and the output. So system basically defines that how the output is related to the system input, through which equation that relationship is given. And today we will take few examples जिसमें हम कुछ steps की बात करेंगे जो कि हमें required होते हैं to prove that any given system is linear or not. Similarly, the steps to prove that any system is time invariant or not. And as I already have said that this property of systems, linear systems and time invariant systems, this property is very much important. और इसके बाद जो इस कोर्स में हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो LTI सिस्टम्स के लिए ही होंगी. सो ये प्रूव करना ज़रूरी है या ये शो करना ज़रूरी है कि कौन से सिस्टम्स लीनियर होंगे और कौन से सिस्टम लीनियर नहीं होंगे, या कौन से सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होंगे और कौन से सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं होंगे. सो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें कि सिस्टम को किस तरह से लीनियर या नॉन लीनियर प्रूफ किया जाता है, एंड सिमिलरली सिस्टम को किस तरह से टाइम इनवेरिएंट या टाइम वेरिएंट प्रूव किया जाता है. सो ये एग्जांपल्स कुछ आज के लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो ब्रीफली, लिनियरिटी के अंदर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उनमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको स्केलिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है या होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है. होमोजेनिटी या स्केलिंग का सिंपली मतलब ये है कि अगर आप किसी सिस्टम को कोई सिग्नल g ऑफ t इनपुट के तौर पे दे रहे हैं और वो सिस्टम उस इनपुट के लिए कोई भी रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स सपोज उसको आप y1t कह दें, तो अगर आप इनपुट को किसी रियल या कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और आपकी आउटपुट भी अकॉर्डिंगली रियल या उसी रियल या कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती हो, फिर तो आपका सिस्टम जो होगा दैट विल फॉलो द स्केलिंग प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट विल नॉट फॉलो दैट प्रॉपर्टी. सो बेसिकली स्टेप्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम पहले अपने सिस्टम को एक सिग्नल देंगे g ऑफ t और ये सिस्टम इसके लिए एक रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, जीरो स्टेट रिस्पांस विच वी कैन से y1 ऑफ t. उसके बाद हम अपने इनपुट सिग्नल को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर दिस k कुड बी एनी रियल और कम्प्लेक्स नंबर. और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम ये सिग्नल देते हैं k g ऑफ t अपने सिस्टम को, तो उसकी आउटपुट y2 ऑफ t जो है वो क्या आती है. अगर तो y2 ऑफ t जो हम इस सेकंड केस में हमें मिलती है, इफ दैट कैन बी रिटन एज k y1 ऑफ t, विच मीन्स कि जब हमने इनपुट को इस k से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट भी इसी सेम k से मल्टीप्लाई हो गई, तो फिर तो हमारा सिस्टम जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, स्केलिंग को. लेकिन अगर ऐसा ना हुआ
तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो स्केलिंग प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा। प्लीज़ रिमेंबर कि स्केलिंग प्रॉपर्टी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है लीनियर प्रूव करने के लिए। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है जिसको एडिटिविटी कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम कोई सिस्टम ऐसा है कि वो इस प्रॉपर्टी को ही वायोलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो जाएगा कि आपका सिस्टम लीनियर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आपको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि एडिटिविटी होती है वो भी देखनी पड़ेगी। जब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, ओनली देन अ सिस्टम कैन बी लीनियर। लेकिन अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम लीनियर नहीं है। लेकिन लीनियर प्रूव करने के लिए एवरी सिस्टम मस्ट फॉलो बोथ प्रॉपर्टीज, स्केलिंग की भी और उसके साथ एडिटिविटी की प्रॉपर्टी भी जो है वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो ये स्केलिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे एडिटिविटी की। सो एडिटिविटी में बेसिकली क्या होता है कि हम दो डिफरेंट इनपुट्स अपने सिस्टम को देते हैं। एक दफ़ा फॉर एग्जांपल आपने x1 इनपुट दी अपने सिस्टम को, तो इस सिस्टम ने इस इनपुट के लिए कोई आउटपुट प्रोड्यूस की, लेट अस कॉल दैट आउटपुट एज y1। फिर उसके बाद हम अपने सिस्टम की इनपुट को कोई और x2 कर देते हैं, तो इस इनपुट के लिए आपके सिस्टम की जो आउटपुट होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू y2। नाउ इफ आई ऐड दीज टू इनपुट्स जो हमने इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली पहले दी हैं अपने सिस्टम को, अगर मैं इनको ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो लेट्स सपोज अगर मैं इनको ऐड करता हूं x1 और x2 को, और ये अपने सिस्टम को इनपुट देता हूं दिस सिग्नल विच इज नाउ x1 प्लस x2, तो मेरे पास इसकी जो इंडिविजुअली आउटपुट आ रही थी दैट शुड आल्सो बी एडेड। सो x1 प्लस x2 के लिए आउटपुट y1 प्लस y2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि वो एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी जब आपने इनपुट को ऐड कर दिया तो अकॉर्डिंगली आउटपुट भी आपके पास ऐड हो जाती हो, फिर तो आपका सिस्टम जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, जब आप इनपुट को ऐड करते हैं, आज कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि हम जब इनपुट को ऐड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट अकॉर्डिंगली उस तरह से ऐड नहीं होती। सो अगर ऐसा है तो फिर आपका सिस्टम एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सो प्लीज वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस कि किसी सिस्टम को लीनियर प्रूव करने के लिए दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। द सिस्टम शुड फॉलो द एडिटिव प्रॉपर्टी, इट शुड आल्सो फॉलो द स्केलिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कोई सिस्टम इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम वहीं पे उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ नॉन लीनियर। लेकिन लीनियर प्रूव करने के लिए हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। सिस्टम को स्केलिंग की प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी चाहिए और एडिटिव की प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी चाहिए, ओनली देन इट कुड बी लीनियर। सो नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम्स जो कि लीनियर होंगे या लीनियर नहीं होंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत होती है और किस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि कोई सिस्टम जो है वो लीनियर है या लीनियर नहीं है। सो कुछ स्टेप्स की फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ स्टेप्स डिस्क्राइब करूंगा, तो उन स्टेप्स की फॉर्म में आप वो प्रोसीजर, वो मेथडोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप उस मेथडोलॉजी को फॉलो करें तो देन यू विल बी एबल टू प्रूव दैट वेदर एनी सिस्टम इज लीनियर और नॉट। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज स्टेप्स और दैट मेथडोलॉजी। सो पहला स्टेप ये है इस मेथडोलॉजी में कि हम x1 जो है वो कोई सिग्नल लेते हैं और वो अपने सिस्टम को इनपुट के तौर पे देते हैं। कोई भी x1 सिग्नल जो है वो हम अपने सिस्टम को एज एन इनपुट अप्लाई करते हैं। सो ये सिस्टम जिसको हम x1t इनपुट दे रहे हैं, इट विल डेफिनेटली जनरेट सम आउटपुट which we can call also as zero state response of the system. सो जीरो स्टेट रिस्पांस या आउटपुट ये सिस्टम जनरेट करेगा इस इनपुट के लिए, एंड लेट दैट आउटपुट विच वाज जनरेटेड फॉर दिस सिग्नल इज y1t। सो पहले स्टेप में हमने कोई इनपुट x1t दी
और उस x1t के लिए उस सिस्टम ने एक आउटपुट जनरेट की एंड दैट आउटपुट वाज से y1t। देन इन नेक्स्ट स्टेप हम कोई डिफरेंट इनपुट देते हैं x2t या x2n भी हो सकता है, ये दोनों के लिए एक ही प्रोसीजर है, चाहे वो डिस्क्रीट सिस्टम हो या कंटिन्यूअस सिस्टम हो। तो x2t या x2n अगर डिस्क्रीट सिस्टम है आपके पास तो आप कोई डिफरेंट इनपुट देंगे। पहले आपने x1 दी, अब आप उससे डिफरेंट कोई और इनपुट देंगे अपने सिस्टम को, तो आपका सिस्टम जो है वो इस इनपुट के लिए x2 के लिए भी कोई रिस्पांस जनरेट करेगा। लेट अस कॉल दैट एज y2 of t और y2 of n if you are talking about a discrete system। so ये आपके पास step 2 था। then in step 3 we combine these two signals x1 और x2 को बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन न सिर्फ ऐड कर रहे हैं बल्कि साथ इनको कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ax1t plus bx2t। so basically what we are doing in this step, we are combining the additive property and scaling property। क्योंकि अगर सिर्फ additive property की बात होती तो x3 जो होता वो x1 plus x2 होता, लेकिन हम सिर्फ x1 plus x2 नहीं कर रहे बल्कि साथ ही साथ इनको कुछ स्केलर्स से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ए और बी जो हैं वो स्केलर्स हैं जो कि रियल या कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपके पास हो सकते हैं। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अब हम इकट्ठा कर रहे हैं इस स्टेप में। सो x3 हमने एक सिग्नल डिफाइन किया जो ax1t प्लस bx2t की इक्वल है, यानी वो जो इंडिविजुअल इनपुट्स आप पहले दे चुके थे, पहले स्टेप में x1 इनपुट दी थी, दूसरे स्टेप में x2 इनपुट दी थी, अब आपने उन दोनों इनपुट्स का एक लीनियर कम्बिनेशन ले लिया है। लीनियर कम्बिनेशन मीन कि इस ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ए 1 हो सकता है, बी -1 हो सकता है। सो इन दैट केस x3t विल बी इक्वल्स टू x1t माइनस x2t। या अगर आप ए की वैल्यू 1 लेते हैं और बी की वैल्यू 2 लेते हैं तो x3 will be equals to x1t plus 2x2t। so this is a linear combination of x1 and x2, those individual inputs जो आप पहले दे चुके हैं। so ये linear combination आप लेंगे और इस सिग्नल को x3 को एज एन इनपुट अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम पे, और जब आप इसको एज एन इनपुट अप्लाई करते हैं तो ये सिस्टम जो आपके पास है ये कोई आउटपुट जनरेट करेगा। लेट अस कॉल दैट आउटपुट एज y3 of t। Now the question is कि ये जो y of 3t जनरेट हुआ है आपके सिस्टम ने, जो अब इस लीनियर कम्बिनेशन के लिए रिस्पांस जनरेट किया है, क्या ये y3 of t ay1t प्लस by2t के तौर पे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? अगर तो y3t is same as ay1t plus by2t, then your system is linear, because then your system is following both the additive property and the scaling property। ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। प्लीज रिमेंबर कि इसमें हमने दोनों प्रॉपर्टीज कंबाइन कर दी हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इनको इन सिग्नल को ऐड नहीं किया बल्कि साथ ही साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी किया है। सो अगर तो y3t जो है वो ay1t प्लस by2t के तौर पे लिखा जा सकता है और ये इसकी इक्वल हो जाता है तो फिर तो आपका सिस्टम लीनियर होगा। लेकिन अगर ये ट्रू ना हो, y3t could not be written as ay1t plus by2t, तो इसका मतलब ये है कि this system is not linear। तो जब हम एग्जांपल्स अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कौन किस तरह से हम ये प्रॉपर्टीज़, किस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, एंड एट द एंड हम ये प्रूव कर लेते हैं कि वेदर अ सिस्टम इज लीनियर और इट इज नॉन लीनियर। Okay, so let's talk about the first example. In the first example, we have a system whose input output relationship is given like this: y of t is tx of t। So we want to prove कि क्या ये सिस्टम लीनियर है या लीनियर नहीं है। सो हमें जब भी किसी सिस्टम की इक्वेशन दी जाएगी, चाहे वो कंटिन्यूअस टाइम हुआ या डिस्क्रीट टाइम हुआ, तो वो इस तरह का एक उसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप दिया जाएगा। नाउ दिस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप of any system tells you that how the output is dependent upon input।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिस्टम की बात करें जो इस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से डिस्क्राइब किया गया है, तो इसकी आउटपुट y ऑफ t जो है दैट इज t टाइम्स x ऑफ t। जो भी आप सिग्नल दे रहे हैं ये सिस्टम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के साथ मल्टीप्लाई करता है एंड इट जनरेट्स द आउटपुट। सो y ऑफ t is tx of t is the input output relationship of a system। सो हमने इस सिस्टम के बारे में ये शो करना है कि क्या ये सिस्टम लीनियर है या लीनियर नहीं है, और वो मेथडोलॉजी जिसके तहत हमने ये डिसाइड करना है वो हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि आप 3 डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1 में आप x1t इनपुट लेते हैं, स्टेप 2 में x2t लेते हैं, और स्टेप 3 में x1 और x2 दोनों को एक लीनियर कम्बिनेशन में ऐड कर लेते हैं, और फिर आप देखते हैं कि आउटपुट भी अकॉर्डिंगली ऐड हुई या नहीं हुई। अगर वो हो गई है तो फिर आपका सिस्टम लीनियर है, अगर वो नहीं हुई तो फिर आपका सिस्टम नॉन लीनियर है। सो लेट्स सी कि इस केस में क्या होगा। सो इस केस में फर्स्ट स्टेप में अगर हम अज्यूम करते हैं कि x1t हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी x1t इनपुट है, तो हमारे पास y1t अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम जो ऊपर हमने बयान की है, चूंकि इनपुट x1 है तो y1t विल बी इक्वल्स टू t टाइम्स x1t, क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है कि जो भी इनपुट x ऑफ t आप इसको दे रहे हैं ये उसको t से मल्टीप्लाई कर रहा है। सो अगर आप इसको इनपुट x1 ऑफ t दे रहे हैं तो ये उसको t से मल्टीप्लाई करेगा। सो y1 ऑफ t जो फर्स्ट स्टेप में आपको आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी इक्वल्स टू t टाइम्स x1t। सिमिलरली अगर आप इनपुट को चेंज करके x2 कर दें, पहले आप x1t दे रहे थे, अब आप लेट्स सपोज x2t इनपुट दे रहे हैं, तो नाउ the output of the system will be y2t will be equals to t times x2t, because that is simply defined by this relationship। जो भी input होगी वो input t से multiply हो जाएगी। so y2t is t times x2t। सो ये 2 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में आपने x1t इनपुट दी और उसके लिए जो आउटपुट थी आपके पास आ रही थी वो आपने लिख ली। दूसरे स्टेप में आपने x2t इनपुट दी और उसके लिए जो आउटपुट आ रही थी वो आपने लिख ली। नाउ वी आर मूविंग टू स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है कि आपने इन 2 सिग्नल्स को जो इनपुट सिग्नल हैं इनका एक लीनियर कम्बिनेशन ले लेना है। सो वी टेक x3t एज सम a x1t plus b x2t which is a linear combination of these two signal a और b। जैसा कि मैं पिछली स्लाइड में भी बयान कर चुका हूँ कि a और b जो हैं वो आपके पास कोई रियल या कम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्केलर्स हैं लेकिन रियल या कम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकते हैं। नाउ इफ आई गिव x3t as an input to my system will generate y3t which will be given by this t x3t। नथिंग डिफ़िकल्ट, ये एग्जैक्टली उसी तरह से हम पहले स्टेप्स भी करते आ रहे हैं और अभी भी यही हो रहा है, क्योंकि जो भी हम इनपुट देते हैं वो इससे t से मल्टीप्लाई हो जाता है। चूंकि हम इनपुट x3t दे रहे हैं अब, तो y3t विल बी t टाइम्स x3t। बट व्हाट इज x3t इटसेल्फ? x3t खुद किस चीज की इक्वल है? सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x3t इज a टाइम्स x1t प्लस b टाइम्स x2t। सो x3 की जगह पे मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ a टाइम्स x1t प्लस b टाइम्स x2t। सो दिस कैन बी, चूंकि t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये लिखा जा सकता है a t x1t प्लस b t x2t, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। बट a t x1t जो है दैट इज a y1t बिकॉज माई y1t वाज इक्वल्स टू t x1t। सो इसके साथ एक a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो नाउ दिस विल बी a टाइम्स y1t and similarly tx2t from this equation tx2t is equals to y2t। so this is y2t और इसके साथ एक b मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो as it is आ जाएगा। so on this side of equation I was having y3t, so now y3t is equals to a y1t plus b y2t, and you can see कि
x3t में भी हमने यही किया था कि ax1t प्लस bx2t लीनियर कम्बिनेशन था x1 और x2 का। तो जब मैंने वो लीनियर कम्बिनेशन अपने सिस्टम को एज एन इनपुट दिया है तो मेरे सिस्टम की जो आउटपुट है वो भी उन्हीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गई है और उसी तरह से ऐड हो रही है, यानी y3t इज ay1t प्लस by2t एग्जैक्टली सेम जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। सो इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम will be linear because it is following the additivity property and the scaling property. How do we know that our system follows the additivity property and scaling property? Because यहाँ पे जो हमने इनपुट लिया है इसमें हमने ये एक लीनियर कम्बिनेशन लिया है इन दो इनपुट्स का, जिसके अंदर हमने एडिटिव प्रॉपर्टी और स्केलिंग प्रॉपर्टी कंबाइन कर दी है। तो जब हमने ये इनपुट दी है तो हमारे सिस्टम की आउटपुट भी अकॉर्डिंगली उसी तरह से आपस में ऐड हो गई है या उन्हीं कांस्टेंट से, उन्हीं स्केलर से मल्टीप्लाई हो गई है जिन स्केलर से हम अपनी इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो जब ये ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा सिस्टम ये वाला जो इस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से डिस्क्राइब किया गया था ये लीनियर है। इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स यू विल सी कि जब हम ऐसा करेंगे, यही प्रोसीजर जब हम किसी और सिस्टम के लिए करेंगे तो वो लास्ट में आप उसको ay1t प्लस by2t के तौर पे नहीं लिख सकेंगे। अगर आप नहीं लिख सके तो इसका मतलब ये है कि जब आपने इनपुट को इस तरह से कंबाइन किया तो आउटपुट उस तरह से कंबाइन नहीं हुई। अगर सिस्टम लीनियर होता तो आउटपुट को भी उसी तरह से कंबाइन हो जाना चाहिए था, उसी लीनियर कम्बिनेशन में आना चाहिए था जिस लीनियर कम्बिनेशन में इनपुट जो है वो आपके पास आ रही थी। बट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हम कुछ सिस्टम्स की इक्वेशन, सिस्टम का जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि वहाँ पे ये चीज़ आपके पास सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपके पास ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। सो इसका मतलब है कि ये वाला पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये आपके पास लीनियर है। Okay, now let's take this another example. Now we have a system, again a continuous time system, but its input output relationship is given like this: y of t is x square of t. So ये सिस्टम क्या करता है कि आप इसको जो भी इनपुट देते हैं ये उस इनपुट को स्क्वायर कर देता है। तो अगर आप इसकी एक्स टी फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टी के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए एक्स ऑफ टी की वैल्यू 3 रखेंगे तो उसके लिए जो आउटपुट आएगी वो 9 आएगी। इसी तरह से अगर आप किसी जगह किसी पॉइंट के लिए इनपुट आपके पास 5 है तो आउटपुट जो है वो आपके पास 25 आएगी। सो इसके बारे में हमने ये शो करना है कि क्या ये सिस्टम जो इस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से डिस्क्राइब किया गया है क्या ये लीनियर है या लीनियर नहीं है। सो अगेन वी विल डू द सेम प्रोसीजर, और वो सेम प्रोसीजर क्या है कि स्टेप 1 में हम कहेंगे कि लेट x1t इज द इनपुट। सो इफ x1t इज द इनपुट तो हमारे पास इसके लिए जो आउटपुट जनरेट होगी y1t दैट विल बी इक्वल्स टू x1 स्क्वायर ऑफ t, क्योंकि जो भी आप इनपुट पे सिग्नल देते हैं ये सिस्टम उसको स्क्वायर कर देता है। तो अगर आप x1t इनपुट पे दे रहे हैं तो इट विल स्क्वायर दैट, सो योर आउटपुट विल बी स्क्वायर ऑफ x1। इसी तरह से अगर मैं इनपुट दूं x2t, नाउ अ डिफरेंट इनपुट जो हमारे पास स्टेप 2 है, तो ये सिस्टम क्या करेगा कि इस इनपुट को स्क्वायर कर देगा, y2t विल बी x2 स्क्वायर t। ठीक, अब मेरे पास ये दो डिफरेंट इनपुट्स हैं, एक x1 है और एक x2 है। अब मैं इनका लीनियर कम्बिनेशन लेता हूँ। सो मैं इनका जो लीनियर कम्बिनेशन लूँगा वो होगा फॉर एग्जांपल ax1t प्लस bx2t, और वो मेरी तीसरी इनपुट होगी जो थर्ड स्टेप में हम देते हैं कि मेरे पास बेसिकली जो x3t है वो ax1t प्लस bx2t के इक्वल है। जब मैं ये x3 अपने सिस्टम को इनपुट दूंगा तो सिस्टम जो होगा वो इस x3 को स्क्वायर कर देगा। सो x3 खुद किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू ax1 प्लस bx2, सो इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो अगर आप ये स्क्वायर ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो पहली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर x1 स्क्वायर ऑफ टी, इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर x2 स्क्वायर ऑफ टी प्लस एन एडिशनल थिंग विच इज 2 टाइम्स ab, which is 2 times ab x1t x2t. So now
जो मेरे पास ये तो ए स्क्वायर है, ये जो है आपके पास y1 ऑफ टी, ये x1 स्क्वायर ऑफ टी की इक्वल है। सो इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर y1 ऑफ टी प्लस b स्क्वायर y2 ऑफ टी प्लस आई हैव एन एडिशनल टर्म। सो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास था y3 ऑफ टी। y3 ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू a y1 ऑफ टी प्लस b y2 ऑफ टी इन दिस केस, जो कि आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि लास्ट में वी वर एबल टू राइट y3t इज a y1t प्लस b y2t, बट हेयर यू कैन सी कि वी कांट राइट दिस y3t एज a y1t प्लस b y2t. So this particular system is not following this property of linearity because we are unable to write y3t as a y1t plus b y2t when we have written इनपुट इन दिस मैनर। तो आउटपुट को भी इसी मैनर में आना चाहिए था। जब हमने इनपुट x3 को ax1 प्लस bx2 के तौर पे लिखा, अगर मेरा सिस्टम लीनियर होता तो मेरे पास ये y3 भी ay1 प्लस by2 हो जाता, बट हेयर आई एम अनएबल टू राइट दिस एज ay1 प्लस by2 एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज नॉन लीनियर। ये लीनियर आपके पास सिस्टम नहीं है। बाय द वे ऑल दीज एग्जांपल्स जो हम लिनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस की डिस्कस कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम द बुक सिग्नल एंड सिस्टम बाय ओपनहाइम। होपफुली आपके पास ये बुक्स भी होंगी। सो अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चीज़ आपको विजिबल नहीं है या उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लिनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस के टॉपिक्स आप बुक में ओपन करें, उन्हीं की एग्जांपल्स हैं। उन टॉपिक्स के बाद ये एग्जांपल बुक में सॉल्व हुई हैं, सो वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। बट दिस पर्टिकुलर सिस्टम जो कि इनपुट को स्क्वायर कर देता है, दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर। नाउ लेट्स टॉक अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल जो है ये इसमें भी हमारे पास जो सिस्टम आता है वो नॉन लीनियर है, और ये लेटर ऑन जब हम इस स्लाइड को डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नॉन लीनियर है। ये जो सिस्टम है दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, और इसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप is given like this: y of n is real of x of n। जो भी आप सिग्नल इसको x of n देंगे, अगर वो x of n एक कम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर देगा। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इसको इनपुट के तौर पे दे रहे हैं x of n एनी नंबर 3 + 4j, अब 3 + 4j में एक रियल पार्ट है और एक कम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये सिस्टम क्या करेगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको ड्रॉप कर देगा, आपको आउटपुट पे सिर्फ रियल पार्ट देगा। सो अगर आप 3 + 4j इनपुट के तौर पे दे रहे हैं तो आपके पास जिस सिस्टम की आउटपुट आएगी वो सिंपली 3 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरह से कोई भी और नंबर आप दें 5 + 6j, तो 5 + 6j के केस में आपके पास इसकी जो आउटपुट आएगी वो सिंपली वो रियल नंबर 5। So for this particular system, one thing which is very interesting is that as you know that in linearity we have two properties, additive property and scaling property. This particular system which is defined by this relationship y of n is real of x of n, that follows the additive property. ये additive property को follow करता है। ठीक है, और ये आपकी बुक में ही एक प्रॉब्लम भी है, आप इसमें को प्रूव कर सकते हैं। वैसे बहुत आसान है प्रूव करना। अगर आप सिंपल कोई नंबर भी ले लें, मसलन फॉर एग्जांपल आप x1 लें 3 + 5j, तो उसके लिए सिस्टम की आउटपुट होगी 3, y1 of n होगा आपके पास 3। अगर आप 4 + 6j ले लें तो y2 of n होगा 4, क्योंकि इसने जस्ट रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें 3 + 5j को और 4 + 6j को, तो यू विल गेट रियल पार्ट में ऐड होगा, कम्प्लेक्स पार्ट में ऐड होगा। सो दैट वुड बी 7 + से 11j और समथिंग लाइक दैट। अगर आप वो इनपुट देंगे तो आउटपुट विल बी 7, और वो वही वाली इनपुट होगी जो आप y1 + y2 को सम करने से आपको मिलेगी। सो एडिटिव प्रॉपर्टी तो ये सिस्टम फॉलो करता है, but this system does not follow the scaling property and which we will prove in this example. So ये इस वजह से नॉन लीनियर है ये सिस्टम कि ये स्केलिंग प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। although एडिटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है,
लेकिन स्केलिंग प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। और इन दोनों में से अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी फॉलो ना हो तो हम जैसे कि पहले कह चुके हैं कि सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर होगा। सो लेट्स प्रूव दिस के व्हाई डजंट इट फॉलो द स्केलिंग प्रॉपर्टी। सो हम कोई x ऑफ n अज्यूम करते हैं विच इज r ऑफ n प्लस j s ऑफ n। तो अगर हम ये इनपुट देंगे तो इस सिस्टम की आउटपुट होगी सिंपली इक्वल्स टू आर ऑफ एन, क्योंकि इसने जस्ट रियल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है और इमेजिनरी पार्ट को ये सिस्टम ड्रॉप कर देता है। नाउ अगर मैं इस अपनी इनपुट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं एंड लेट्स सपोज कि आई चोज कि मैं इसको j से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि आपका ये जो स्केलिंग फैक्टर होता है, जो स्केलर जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सो मैं इसको j से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो अगर मैं x1n को इस नंबर को j से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट x2 ऑफ n विच इज अनदर इनपुट। सो दिस विल बी j टाइम्स r ऑफ n प्लस j टाइम s ऑफ n। सो ये j r ऑफ n आ जाएगा और यहाँ से j स्क्वायर s ऑफ n आ जाएगा। j स्क्वायर इज -1, सो x ऑफ 2 इज -n प्लस j टाइम्स r ऑफ n आपके पास आ जाएगा। अब अगर मैं ये वाली x2n आपके इस सिस्टम को इनपुट के तौर पे दूंगा तो ये आउटपुट क्या देगा? आउटपुट विल सिंपली बी इक्वल्स टू -s ऑफ n, क्योंकि इसने रियल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। रियल पार्ट इन दिस केस इज -s ऑफ n, तो ये इस रियल पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। सो मेरे पास आउटपुट इस पर्टिकुलर केस के लिए -s ऑफ n आएगी। बट व्हाट इज माय y1 ऑफ n? y1 ऑफ n इज r ऑफ n। अगर मैं इस y1 ऑफ n को j से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मैंने अपनी इनपुट x1 को j से मल्टीप्लाई किया था, तो आई विल गेट सिंपली j r ऑफ n। नाउ दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल। ये मेरे पास y2 है विच इज -s ऑफ n और a y1 ऑफ n क्या आता है? दैट इज j r ऑफ n। सो दीज टू आर नॉट इक्वल, सो इट मीन्स दिस सिस्टम डज नॉट फॉलो द स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो ऑल दो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता है, लेकिन चूंकि स्केलिंग प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, सो ये वाला सिस्टम जो है ये आपके पास अगेन नॉन लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए। सो दिस इज अनदर एग्जांपल, द फोर्थ एग्जांपल। दिस इज आल्सो फ्रॉम द सेम बुक ऑफ ओपनहाइम। ये उसके अंदर भी मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं अगर यहाँ से कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं है। सो I have y of n is 2 times x of n plus 3. So ये सिस्टम क्या कर रहा है कि जो भी आप इसको एक्सक्यूज मी, जो भी आप इसको इनपुट देते हैं, ये उस इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करता है और उसके अंदर एक स्केलर कांस्टेंट 3 ऐड कर देता है। सो ये सिस्टम भी अगेन नॉन लीनियर है और ये बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनपुट नहीं दे रहा, x ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं x ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 चूज करता हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? y ऑफ n विल स्टिल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, प्लीज रिमेंबर कि हमने ये डिफाइन किया था कि जीरो स्टेट रिस्पांस जो है दैट शुड ओनली अकर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। अगर आप इनपुट अप्लाई आपने नहीं की और सिस्टम का जीरो स्टेट रिस्पांस जो है वो कोई नॉन जीरो आ रहा है, तो फिर ऐसा सिस्टम जो है वो आपके पास लीनियर नहीं हो सकता। So for this particular system which we have over here, its non-linearity can be proved in a number of different ways. You can follow the same steps, the standard procedure, जिसमें आप step 1, step 2, step 3 के अंदर वही x1, x2, x3 सिग्नल लेके उसको प्रूव कर सकते हैं। But in many other ways this non-linearity can also be proved. For example, अगर हम ये assume करें कि हमारे पास सिग्नल x1n जो है वो 2 की इक्वल है और x2n जो है वो 3 की इक्वल है, तो हमारे पास y1 की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स x1n which is 2 times 2 is 4 plus 3 which is 7. Similarly 2 times x2n plus 3 और x2 की वैल्यू 3 है तो 2 times 3 is 6, 6 plus 3 is 9. So y1 is 7 and y2 is 9. Now if I add x3 as x1 plus x2, तो x1 मेरे पास 2 है और x2 मेरे पास 3 है, सो 2 plus 3 x3 की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 आ जाएगी। सो मेरे पास इसके लिए जो y3 आएगा दैट विल बी
2 times x3n plus 3, but x3n is x1 plus x2, which is 2 plus 3 5. So 2 times 5 is 10, 10 plus 3 is 13. So I get y3 as 13. But if now I add y1 plus y2, because अगर मैंने x1 और x2 को ऐड करके x3 ऑब्टेन किया है, तो सिमिलरली y1 और y2 को ऐड करके y3 की इक्वल आना चाहिए. बट y1 plus y2 is 16 and y3 is 13, so which means that this system does not follow the additive property, so it is also non-linear. Now let's talk about time invariance. So we have done a number of examples of linear systems, and now we are going to talk about the time invariance property. So in case of time invariance, what we do that we give a signal xt to our system, and our system produces some y of t for this particular signal xt. So आपने कोई भी इनपुट xt अपने सिस्टम को दी, तो वो सिस्टम उसके लिए एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा y of t. Now if I delay my input signal by an amount as t naught, so xt को अगर मैं डिले कर दूं और इसको x of t minus t naught कर दूं, तो क्या जो आउटपुट है वो भी उसी सेम अमाउंट से डिले होगी या नहीं होगी? अगर तो इनपुट को t naught से डिले करने से आउटपुट भी उसी सेम अमाउंट से डिले हो जाए, यानी when I make x of t minus t naught from xt, तो मेरी आउटपुट भी y of t से y of t minus t naught अगर तो हो जाए, तो फिर ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा, वरना ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा. सो टाइम इनवेरिएंस प्रूव करना भी बहुत आसान है, जस्ट लाइक लिनियरिटी, एंड वी विल सी कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर टाइम इनवेरिएंस. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट कि टाइम इनवेरिएंस को प्रूव करने के लिए क्या मेथडोलॉजी हमारे पास स्टेप्स फॉर्म में है. सो स्टेप फॉर्म में इसी तरह से है जिस तरह हमने लिनियरिटी के लिए प्रूव किया, सिमिलर स्टेप्स हैं. सो फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास x1t सिस्टम की इनपुट है. सो अगर x1t इनपुट है, तो आवर सिस्टम विल गिव अस सम आउटपुट फॉर this input x1t, and let us call that as y1t. So जब x1t input थी, तो जो भी सिस्टम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, let us call that as y1t. Now in next step we delay that input, जो हमने x1t पहले दिए सिस्टम को दिए थे इनपुट के तौर पे, उसको अब हम डिले कर देते हैं by amount equals to t naught. So now I get x2t, which is x1 of t minus t naught, which is delayed version of my x1 signal. So इसके लिए जो सिस्टम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, let us call that as y2t. जब मेरे पास इनपुट डिले हो जाएगी, तो जो भी सिस्टम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम y2t कह देंगे. And then we will replace t by t minus t naught in this equation, so that here I should get y1 of t minus t naught, और इधर आपके पास x1 of t minus t naught आ जाएगा. अब उसके बाद मैं इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की जो राइट हैंड साइड्स हैं, इनको मैं आपस में कंपेयर करूंगा. ये वाली राइट हैंड साइड्स जो हैं, इन दोनों इक्वेशन की आपस में कंपेयर करूंगा. अगर तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है y2t is y1 of t minus t naught, which will prove that system is time invariant. लेकिन अगर ये दोनों राइट हैंड साइड्स इक्वल ना हुई मेरे सिस्टम की, तो फिर मेरे पास ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा, because in that case y2t will not be equals to y1 of t minus t naught. So let's see with the help of a few examples. It's also very easy to prove the time invariance properties. So first signal which I have over here is y of t is sine x of t. This is the input output relationship of my this continuous time system, कि जो भी मैं इसको इनपुट दूं x of t, तो मेरा सिस्टम जो है उस इनपुट का साइन फंक्शन कैलकुलेट करके मुझे देता है. सो नाउ लेट्स सपोज कि मैं अपने सिस्टम को x1t इनपुट देता हूं, तो माय सिस्टम विल प्रोड्यूस y1t, which according to this relationship will be given as y1t is sine of x1t. Now I take x2t, जिसमें मैं इसको डिले कर देता हूँ, x1t minus t naught कर देता हूँ. So my y2t will be sine of x2t, but since x2 is x1t minus t naught, so it will become sine
ऑफ x1 t माइनस टी नॉट। और अब इस इक्वेशन में 1.15 में मैं t की जगह पे t माइनस टी नॉट पुट कर दूंगा। सो y1 ऑफ t माइनस टी नॉट विल बी सेम एज साइन x1 t minus t naught. Now if I compare the right hand side of this equation with the right hand side of this equation, they are equal, so it means my y2t will be equals to y1 t minus t naught, and it will prove that my system is time invariant because जो change मैंने सिग्नल x के अंदर की है या x1 के अंदर की है वही चेंज मेरे पास y1 के अंदर आ रही है। अगर x1 t नॉट से डिले हुआ तो y1 भी जो है वो t नॉट से डिले हो गया बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल। सो जब आपने डिलेड इनपुट दी तो वो डिलेड इनपुट जो है वो आपके पास आउटपुट में भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम इनवेरिएंट system. But in the next example which we will do, our system will not be time invariant, and then it will become more clear to you that when these two sides, when these two right hand sides are not equal to each other. Okay, so this is an example, the second example where our system is not time invariant. So let's see कि उन्हीं steps की form में, and let's discuss it a little bit more detail so that it will be easy for you to understand this. Now this is a discrete time system whose input output relationship is given like this: y of n is n times x of n. So अगर मैं इस सिस्टम को x1n इनपुट के तौर पे देता हूं तो my y1n will be equals to n times x1 of n. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, चूंकि इनपुट x1n थी तो y1n will be equals to n times x1 of n. Let us call this as equation number 1. अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि एक और इनपुट अज्यूम करता हूँ x2 ऑफ n विच इज अ डिलेड वर्जन ऑफ x1 को मैं n लाट से डिले कर दूंगा। सो लेट x2n इज x1 ऑफ n माइनस n नाट। और अगर मैं अपने सिस्टम को ये इनपुट दूं x2n तो इक्वेशन बन जाएगी y2n इज n x2n, बट x2n is x1n minus n naught, so I can write it like this: n x1 of n minus n naught. So let us call this as equation number 2. अब उसके बाद ये y2n मेरे पास आ गया, ये y1n है। सो यहाँ पे मुझे y1 ऑफ n माइनस n नाट चाहिए क्योंकि मैंने ये देखना है कि क्या y2 ऑफ n y1 ऑफ n माइनस n नाट के इक्वल है या नहीं है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास इक्वेशन 1 है उसमें n की जगह पे n माइनस n नाट पुट कर दूंगा। सो आई विल रिप्लेस n माइनस n नाट बाय I will replace n by n minus n naught इन इक्वेशन नंबर 1. सो जहां जहां पे n है इक्वेशन नंबर 1 में आप उसको n को n माइनस n नाट से रिप्लेस कर दें। सो आई विल गेट y1 ऑफ n माइनस n नाट इज, यहाँ पे भी n था सो इस ये भी जब n माइनस n नाट से रिप्लेस होगा सो n माइनस n नाट x1 of n minus n naught. So I got another equation which is equation number 3 from this. Now if I compare the right hand sides of equation number 2 and equation number 3, they are not equal. यहाँ पे मेरे पास है n x1 of n minus n naught और यहाँ पे मेरे पास है n minus n naught x1 of n minus n naught. So these two right hand sides are not equal. So it means my y2n is not equals to y1 of n minus n naught. And when my y2n is not equals to y1 of n minus n naught, then my system is not time invariant. सो ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा, दिस सिस्टम विल बी टाइम वेरिएंट। ठीक है, सो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं है। एंड एज अ जनरल रूल यू शुड रिमेंबर कि जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो सिस्टम की इनपुट के साथ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो सकता है कंटिन्यूअस के केस में या n हो सकता है डिस्क्रीट के केस में, सो सच अ सिस्टम विल नॉट बी टाइम इनवेरिएंट। जैसे जहाँ पे ये n x ऑफ n था, दिस n इज नॉट जस्ट एनी स्केलर मल्टीप्लायर, दिस n इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास कंटिन्यूअस के केस में होता है। इसी की एक और डिस्क्रीट के केस में होता है। इसी की कंटिन्यूअस के केस में जो एग्जांपल है, अगर आपके पास y ऑफ t हो t x ऑफ t,
So now again t is that independent variable. So such a system generally is not time invariant. ऐसा system time invariant नहीं होता और उसकी वजह यही है कि जब आप इसको n को n माइनस n नाट से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी n की जगह पे n माइनस n नाट आ जाएगा. सो इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल नहीं होंगी. जब ये राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगी तो your y2n या y2t will not be equals to y1 of n minus n naught or y1 of t minus t naught. So ऐसे सिस्टम जिनमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे सिंपल हो, चाहे टी स्क्वायर हो, टी क्यूब हो, ठीक है, या एन स्क्वायर एन क्यूब हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे भी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ऐसे सिस्टम अमूमन टाइम इनवेरिएंट जो है वो नहीं होंगे. Okay, now a third example, and this is also very interesting, and it also tells you that we can prove this time invariance property just like linearity in a number of different ways. ज़रूरी नहीं है कि आप हर केस में वो steps follow करें. If you know कि ये property क्या है और ये हमसे क्या require करती है, and that skill will come with some practice, तो ईज़िली आप मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रूव कर सकते हैं कि कोई सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है. आल्दो वो सारे तरीके भी यूज़ हो सकते हैं, जो स्टेप्स हैं वो स्टेप फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी सिस्टम को प्रूव करने के लिए कि वो टाइम इनवेरिएंट है या नहीं. बट समटाइम्स इट इज़ मोर ईजी टू यूज़ सम डिफरेंट मेथड्स दैन दोज स्टेप फॉर्म्स. सो ये एक ऐसा ही हमारे पास एक ऐसी ही एग्जांपल है. यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल की इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है वो इस तरह से डिफाइन है, y ऑफ t इज x ऑफ 2t. सो बेसिकली मेरे पास ये सिस्टम क्या कर रहा है कि जो भी इनपुट सिग्नल आएगा ये उसको कंप्रेस कर रहा है. मसलन मेरे पास जो मेरे पास इनपुट सिग्नल है x1 ऑफ t, ये नॉन ज़ीरो है बिटवीन -2 एंड 2. ठीक है, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जो -2 से 2 के दरमियान इसका एम्पलीट्यूड 1 है और बाकी तमाम जगहों पे 0 है. ये सिग्नल जब मैं अपने सिस्टम को एज एन इनपुट दूंगा तो ये मेरा सिस्टम इस सिग्नल को कंप्रेस कर देगा. ये ओरिजिनली -2 से +2 तक एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस सिस्टम से पास होने के बाद ये -1 से +1 तक सिर्फ एग्जिस्ट करेगा. और वो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ से कहाँ तक, अगर आप t की जगह पे जो है वो यहाँ इसको रिप्लेस कर दें तो इजीली यू कैन प्रूव कि ये किस जगह से किस जगह तक आपका सिस्टम जो है वो इसमें एग्जिस्ट करेगा. नाउ ये सिस्टम क्या कर रहा है कि आपके सिग्नल को कंप्रेस कर रहा है. ओरिजिनल सिग्नल -2 से +2 तक था, लेकिन इस सिस्टम से पास होने के बाद जो आपको सिग्नल मिलेगा दैट वुड बी फ्रॉम -1 टू +1. अब मैं क्या करता हूँ कि इस सिग्नल को शिफ्ट करता हूँ बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल्स टू 2. सो ये x1t है. सो आई विल गेट फ्रॉम दिस सिग्नल x1 ऑफ t -2. 2 यूनिट्स में इसको शिफ्ट कर दूंगा टूवर्ड्स राइट साइड. सो ओरिजिनली ये -2 से +2 तक है. सो अब ये 0 से लेके 4 तक, ड्यूरेशन इसकी पहले भी 4 यूनिट्स ही थी, लेकिन अब ये 2 यूनिट्स इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो -2 वाला पॉइंट 0 पे आ जाएगा, 2 वाला पॉइंट 4 पे आ जाएगा. सो अब अगर मैं ये वाला सिग्नल अपने सिस्टम को इनपुट पे दूं तो अकॉर्डिंगली ये उसको भी कंप्रेस करेगा और उसका रिजल्ट ये आएगा, ये 0 से लेके 2 तक एग्जिस्ट करेगा. अगर मैं ये वाला सिग्नल सिस्टम को दूं तो सिस्टम से पास होने के बाद जो मेरे पास आउटपुट सिग्नल आएगा दैट विल एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 0 टू दिस पॉइंट 2. सो दिस इज माय y2t, दिस वाज माय y1t. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने इनपुट को कितना शिफ्ट किया है. इनपुट को हमने शिफ्ट किया है 2 यूनिट से. x1t से x2t मुझे कैसे मिला, जब मैंने x1t को 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट कर दिया. तो y1t से y1t को भी अगर मैं 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दूं तो मेरा y1 ऑफ t -2 ये आएगा, जो कि ये -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है y1 ऑफ t. तो ये इसके तमाम पॉइंट्स 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएंगे. सो -1 वाला पॉइंट +1 पे आ जाएगा और 1 वाला पॉइंट +3 पे आ जाएगा. सो माई y1t -2 एग्जिस्ट फ्रॉम 1 to 3, whereas my y2t exists from 0 to
2 एंड दीज टू सिग्नल्स आर नॉट इक्वल। होना ये चाहिए था, अगर मेरा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होता तो y2t should be same as y1 of t minus 2, but here they are not same. y2t is not same as y1 of t minus 2. so इसका मतलब ये है कि जो शिफ्ट मैंने इनपुट में की, इनपुट के अंदर 2 यूनिट्स की शिफ्ट की मैंने, वो शिफ्ट y के अंदर नहीं आ रही। सो y2t इज नॉट इक्वल्स टू y1 ऑफ t माइनस 2। सो ये वाला सिस्टम भी जो है वो आपके पास टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। ठीक है, सो ये सिस्टम भी आपके पास टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। सो ये इसको एक ग्राफिकली प्रूव करने का तरीका था। अगर आप चाहें तो इसको उन स्टेप्स फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और उससे भी आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। दिस सिग्नल विल बी नॉट, दिस सिस्टम विल नॉट बी टाइम इनवेरिएंट। सो इन टुडेज लेक्चर जस्ट ब्रीफली हमने एग्जांपल्स की लीनियर सिस्टम्स की और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की। और लीनियर सिस्टम के लिए हमने ये कहा कि दो प्रॉपर्टीज सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए, एक एडिटिविटी की और एक स्केलिंग की। अगर कोई सिस्टम ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा हो तो तब ही वो लीनियर सिस्टम कहला सकता है। इसी तरह से टाइम इनवेरिएंस के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप इनपुट सिग्नल के अंदर जितनी शिफ्ट करें, अगर आप इनपुट सिग्नल को t0 की अमाउंट से शिफ्ट करते हैं तो आउटपुट सिग्नल के अंदर भी वो शिफ्ट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आउटपुट भी उतनी ही शिफ्ट हो जितनी इनपुट शिफ्ट होती है तो आपके पास वो सिग्नल, वो सिस्टम जो होगा वो टाइम इनवेरिएंट होगा। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। लिनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, और ये हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से, रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मदद से आज के लेक्चर में ये प्रूव किया है कि कैसे हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो प्रूव करते हैं कि वेदर एनी सिस्टम इज़ लीनियर आर नॉट या टाइम इनवेरिएंट आर नॉट। सो इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आपकी बुक में भी मौजूद हैं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में होगा, आपने प्रूव करना होगा लिनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस आर अदरवाइज, और उसके लिए इसी तरह के स्टेप्स जो हैं वो आप फॉलो करेंगे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।